हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इस पीडीएफ में आपको पूरे चैप्टर मतलब जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस के हैं उसके मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए और मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता भी चल जाए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोवियत सिस्टम, यानी कि आप सोवियत सिस्टम से क्या समझते हैं। तो टू बिल्ड एन एग्रीटेरियल सोसाइटी इन सोवियत यूनियन अ सेंट्रली प्लान्ड एंड स्टेट कंट्रोल सिस्टम वाज अडॉप्टेड विद द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सोवियत सिस्टम। अब होता क्या है कि सोवियत यूनियन जैसी सोसाइटी बनाने के लिए, एक डायरेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए हमने एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी, उसका डायरेक्शन, उसका कंट्रोल स्टेट के ऊपर, प्लान करना हर चीज़, सोसाइटी बनाना सोवियत यूनियन जैसी, इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, सोवियत सिस्टम बोलते हैं। फिर आता है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन द वर्ल्ड टर्न इनटू अ पोलर वर्ल्ड। एक्सप्लेन। अब इसमें एक्सप्लेन करना है कि जो सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेट के बाद जो वर्ल्ड था वो यूनिपोलर बन गया था, बस ये एक्सप्लेन करना है। अब जब हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ दो ही पावर बची थी, यूएसएसआर एंड यूएसए, तो तब वर्ल्ड क्या था, बाइपोलर वर्ल्ड था। बट जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो यूनिपोलर वर्ल्ड कैसे लेके, क्योंकि सोवियत यूनियन तो खत्म हो गया है, यूएसए बचा है, पर यूएसए अभी भी एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, ठीक है। तो इसलिए जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर से क्या हो गया था, यूनिपोलर, यानी कि अपोलर वर्ल्ड, ठीक है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब ध्यान से देखो, इन्होंने क्या पूछा है, 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि परिणाम पूछे हैं, ठीक है। तो आप महत्व मत लिख के आना, परिणाम ही लिख के आना है। तो क्या था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। एंड ऑफ आर्म रेस खत्म हो गई थी क्योंकि आर्म रेस ही ज़्यादा चल रही थी वहाँ पे। फिर डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 न्यू कंट्रीज, यूएसएसआर जो था उनसे वो 15 नई कंट्रीज में बट गया था। एमरजेंस ऑफ सीआईएस, फिर रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन और वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर, ठीक है। तो ये आप लिख के आओगे। और हाँ, कोशिश करना कि 8 नंबर वाले या 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम इनको पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि पॉइंट्स में लिखते हैं ना तो हमारा आंसर एनहेंस होता है। जो हमारा चेकर होगा उसको ईजी रहेगा एक तो समझने में, पढ़ने में, और आपके पॉइंट्स भी साफ साफ दिखेंगे। उसको पैराग्राफ में लिखोगे तो दिखते नहीं है तो नंबर कम दे देते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि पॉइंट्स में लिखो ताकि आपके नंबर कटने के कम चांसेस हों, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब इसमें फैक्टर्स पूछे जो रिस्पॉन्सिबल है डिसइंटीग्रेशन के, ठीक है। तो जो हमारा पहला फैक्टर है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ पीपल, जो वहाँ के पीपल थे, लोकल लोग थे, उनकी जितनी भी मांग थी उनको पूरा ना कर पाना। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन, जितने भी रिसोर्सेज थे वो वेपन्स में यूज़ कर लेना, ठीक है। अपोजिशन टू गोर्बाचेव रिफॉर्म, गोर्बाचेव के 2 रिफॉर्म थे, पता है, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका। अब इनका अपोजिट करना, ठीक है। क्या, क्योंकि जो सोवियत यूनियन के मेंबर्स थे ना वो खुश नहीं थे गोर्बाचेव के रिफॉर्म से, ठीक है, तो वो अपोजिशन में थे उसके। फिर उसके बाद रशिया बिकम डोमिनेंट, इतनी सारी कंट्रीज थी उसके अंदर बट उसमें जो डोमिनेंट कंट्री थी वो क्या बन गई थी, रशिया बन गई थी। फिर स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमिक गिरने लग गई थी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल, और पीपल के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग गई थी। फिर एक्सप्लेन एनी 6 रिस्पॉन्सिबल रीजन्स फॉर द सोवियत यूनियन बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब मैं रीज़न बताने की 6 रीज़न बताने हैं ऐसे कि क्या रिस्पॉन्सिबल है सोवियत यूनियन को वर्ल्ड पावर बनाने के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जो रीज़न है वो है न्यूक्लियर पावर प्रोफिशिएंसी, उनके पास न्यूक्लियर पावर थी, डेवलप्ड इकोनॉमी थी, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था, सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन थी, कंट्रोल ओवर वॉर्स पैक्ट था, ह्यूज एनर्जी रिजर्वेशन थी, ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, तो जो उनकी जनता थी उन सबके पास जॉब थी, ठीक है, वहाँ पे लिटरेसी रेट हाई था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर व्हाट डज कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर मीन। अब कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, देखो मैं हिंदी में समझा रही हूँ या इंग्लिश में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि 1990 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड मिल जाता है, यानी कि अमेरिका डोमिनेंस में आ जाता है। तो उस अमेरिका को डोमिनेंस को कम करने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूप में कुछ कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, रीजनल कंट्रीज, यानी कि कुछ छोटी छोटी कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। इन ऑर्गेनाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान। इसमें 4 पूछे हैं, मैंने 5 के 5 लिखे हैं, आप कोई से भी 4 लिख के आ सकते हैं। क्या था, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। फिर
आता है राइट डाउन द 2 पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय चाइना इन 1970। कौन सी 2 पॉलिसी डिसीजन थे? पहला यूएसए के संग दोस्ती बनाना 1972 में, फिर ओपन डोर पॉलिसी लाना 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है। तो ओपन डोर पॉलिसी में क्या होता है, एक हायर प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट करती है पैसों की कोई भी दूसरी कंट्री, ठीक है, पैसों की या फिर टेक्नोलॉजी की कोई भी दूसरी कंट्री करती है। तो ओपन डोर पॉलिसी में चाइना ने उन्हें मौका दिया कि आप आओ, यहाँ पे पैसे लगाओ, इन्वेस्ट करो, कंपनी डालो, टेक्नोलॉजी लाओ, लोगों को जॉब दो, रोजगार दो, हम आपको जगह देंगे, ठीक है। तो वही था ओपन डोर पॉलिसी। फिर 1973 इन विच 4 सेक्टर चाइना प्रीमियर जाओ एनलाई प्रपोज मॉडर्नाइजेशन। कितने कौन से 4 सेक्टर थे वो? एक तो था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। फिर आता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इसको फॉर्म करने के? पहला एनहेंस रीजनल कॉपरेशन, यानी कि जो रीजनल लोग हैं उनके बीच में कॉपरेशन लाना। फिर सेंस ऑफ यूनिटी बनाना जो मेंबर स्टेट है उसके अंदर। टू इंक्रीज म्यूचुअल ट्रेड, अब जैसे हम मेंबर स्टेट हैं तो हम ट्रेड भी तो करेंगे दूसरे के संग, तो वो बनाना। फिर क्रिएटिंग पीस एंड हार्मनी इन द रीजन, पीस और हार्मनी लाना। और सेटलमेंट डिस्प्यूट बाय नेगोशिएशन, अगर किसी के बीच में लड़ाई भी हो जाती है तो उसको सॉल्व करवा देना। फिर आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लिमिट द एबिलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो यूरोपियन यूनियन की एबिलिटी को लिमिटेड कर रहे थे? अब जितने भी आपने इसमें नेगेटिव फैक्टर्स पढ़े हैं ना वो सब लिख दो। जैसे कि इन मैनी एरियाज इट मेंबर स्टेट हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसी। अब इनकी फॉरेन रिलेशन और डिफेंस पॉलिसी सेम थी, ऐसे यूरोपियन यूनियन ने करना चाहा, बट कुछ जो मेंबर देश थे उनकी अलग थी, ठीक है। और अब क्या था, एग्जाम्पल में देखो, जर्मनी एंड फ्रांस जो थे अपोज थे यूएस अटैक ऑन इराक के, ठीक है। अब यूएस ने इराक पे अटैक किया था, ठीक है, बट जो फ्रांस और जर्मनी थे वो अपोज थे कि भाई उसने गलत किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ब्रिटेन वगैरह जो थे ना वो उसके साथ थे कि मतलब उसने ठीक किया है, ठीक है। फिर आता है सेकंड अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू मेक अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया। डेनमार्क और स्वीडन ने मना कर दिया उसकी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को अपनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो यूरो को एक कॉमन करेंसी नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है। फिर आता है मैनी मेंबर ऑफ ईयू आर इन यूएस ब्लॉक, कुछ मेंबर उसके यूएस ब्लॉक में भी थे। फिर एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय चाइना डेट लेड टू द राइज ऑफ इट्स इकोनॉमी। अब ऐसे स्टेप्स हमें बताने 4 पूछे, ठीक है, जिसकी वजह से जो चाइना की इकोनॉमी है वो बढ़ी। तो पहला है चाइना एंड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। 1972 में जब उसने यूएसए के संग दोस्ती करी ना, वहीं तख्ता पलट हो गया था। यानी कि यूएसए से दोस्ती करना मतलब ऑब्वियसली वो एक पावर बनने के उसमें जा रहा है या फिर पावर के संग मिल गया है तो उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर 4 मॉडर्नाइजेशन, 4 सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन करना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में। कब? 1973 में। फिर ओपन डोर पॉलिसी लिया ना 1978 में, ताकि जो अब्रॉड की कंपनीज हैं वो जाके इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे और उसकी इकोनॉमी को अच्छा करें। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर फॉरेन इन्वेस्टर कुड सेटअप एंटरप्राइजेज। अब SEZ, ऐसे इकोनॉमिक जोन्स बनाना जहाँ पे जो फॉरेन की कंट्रीज है या इन्वेस्टर है वहाँ पे आगे अपने एंटरप्राइजेस खोल सकें, यानी कि इंडस्ट्री बना सकें, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेन द 3 मेन पिलर्स ऑफ आसियन कम्युनिटी अलॉन्ग विद द 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच। तो पहली बात कि हमारी जो 3 पिलर्स है वो कौन कौन सी? सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशल कल्चर कम्युनिटी। अब सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या होती है? द आसियन सिक्योरिटी कम्युनिटी वॉज बेस्ड ऑन द कन्वेक्शन एंड द आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्वेक्शन। यानी कि अगर किसी बात पे किसी भी कंट्री के बीच में, किसी भी कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो जाती है, किसी भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट यानी कि टेरिटरी को लेके, तो उसमें आर्म का यानी कि वेपन्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, बातचीत करके उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटीज आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस्ड विद इन आसियान स्टेट एंड इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या होता है कि ट्रेड करेंगे भाई वो जितने भी मेंबर्स हैं उनके संग, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह करेंगे तो उससे डेवलपमेंट होगा इनका इकोनॉमिक, ठीक है। फिर द एम ऑफ सोशियो कल्चर कम्युनिटी टू प्रमोट डायलॉग एंड कॉपरेशन इंस्टेड ऑफ कन्फ्रैक्शन बिटवीन आसियन कंट्रीज, यानी कि अपने उसको प्रमोट करना, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउथ एशियाज एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज एक्सप्लेन द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या पूछा गया है कि जो साउथ एशिया की जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है, जस्टिफाई करना है हमें, ठीक है। पीपल इन ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया शेयर द
एस्पिरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है। वेरियस साउथ एशियन कंट्रीज शोन देयर आर वाइड स्प्रेड सपोर्टिंग फॉर डेमोक्रेसी इन साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है। फिर आता है लिस्ट एनी 2 चैलेंजेस फेस्ड इन सक्सेस ऑफ सार्क, ठीक है। अब सक्सेस ऑफ सार्क में क्या चैलेंजेस फेस किए गए थे? पॉलिटिकल डिफरेंस अमंग इट्स मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में पॉलिटिकल डिफरेंस, जैसे कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं बनती है, ठीक है, उनकी बहुत लड़ाई होती है। फिर some of India's neighbor feared that SAFTA a way for India and invade their markets and to influence their polities and societies थ्रू कमर्शियल वेंचर्स, यानी कि उनको डर भी लगता है कि साफ्ता से इंडिया को ही बेनिफिट होगा बस, ठीक है। फिर डिस्क्राइब द मेजर चैलेंज बिफोर साउथ एशियन कंट्रीज, सजेस्ट एनी 2 ways टू ओवरकम दीज चैलेंज। तो पहला है रेगुलर समिट वेयर लीडर्स ऑफ साउथ एशियन रीजन शुड मीट टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ वेरियस इशू, यानी कि ऐसी मतलब मीटिंग करना हर बार अगर कोई इश्यूज़ है तो ताकि ये सब मिलकर सोल्यूशन निकाल पाएँ। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, यानी कि उनके बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनका कॉन्फिडेंस इन्हेंस करना, ठीक है। फिर आता है एनालाइज द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन स्मॉल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड इंडिया। अब हमें एनालाइज करना है म्यूचुअल रिलेशन किसके बीच में? स्मॉल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया और इंडिया के बीच में। अब होता क्या है, इंडिया है ना बहुत सारी कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, तो स्मॉलर कंट्री को कभी कभी डाउट होता है कि लाइक इंडिया के इंटेंशंस क्या हैं हमारे साथ, कि कहीं इंडिया हम पे कब्ज़ा तो नहीं करना चाहता, कहीं इंडिया हमारी इकोनॉमी तो नहीं ले लेगा, जैसे ब्रिटिश ने आके हम पे कब्ज़ा कर लिया था, तो वो थोड़ा डरा रहता है इंडिया से, ठीक है। तो यही है उसके रिलेशन, ठीक है। वाई वॉज द डेमोक्रेटिक सिस्टम नॉट बीन स्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन, क्यों वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हो रहा है? तो पहला रीज़न है द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, वहाँ पे मिलिट्री की डोमिनेंस आपको पता ही होगा, मिलिट्री चलती है वहाँ पे, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, इंडिया के बीच में उसका कॉन्फ्लिक्ट होना, किस बीच किस पे? प्रोमिलिटरी ग्रुप मोर पावरफुल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। अब बाहर की कंट्री जैसे यूएसए हो गया, यूएन वगैरह, वहाँ पे ही सपोर्ट नहीं कर रही कि पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए, वहाँ पे मिलिट्री ही रूल चलाया जा रहा है, तो इस वजह से भी है। द यूनाइटेड स्टेट एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव एनकरेज द मिलिट्री आउटरेन रूल इन द पास्ट फॉर देयर ओन रीजन। अब उन्होंने मिलिट्री रूल को बढ़ावा दिया, किसने? यूनाइटेड स्टेट और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, ठीक है, अपने ही फ़ायदे के लिए दिया था, बट अब वहाँ पे तो वही रूल चल रहा है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ इंडिया रिलेशन विद बांग्लादेश। पॉजिटिव बताने तो पहले हम पॉजिटिव बताएंगे इंडिया बांग्लादेश कॉपरेशन का, ठीक है। तो जो इंडिया और बांग्लादेश उन्होंने लुक इस पॉलिसी अपनाई थी किसके संग? म्यांमार के संग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू द 2 स्टेट्स हैव कोऑपरेटेड रेगुलरली। अब वहाँ पे भी कोई डिजास्टर आ जाता है या फिर कुछ भी इशू होता है तो वहाँ बांग्लादेश को हम सहायता पहुँचाते हैं, खाना पीना, मेडिकल एड सब, ठीक है। तो वो हमारे रिलेशन बनाता है। देयर इज़ ऑल्सो अ कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑन द इशू ऑफ एनवायरमेंट, दोनों के एनवायरमेंट के इशू को लेके सेम एटीट्यूड है और दोनों काम भी उस पर कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो कोऑपरेटेड इन प्रोवाइडिंग द वैक्स इनटू बांग्लादेश ड्यूरिंग कोविड-19। अब वैक्सीन कोविड-19 में पहुंचाई थी बांग्लादेश को, ठीक है, इंडिया ने। अब आता है कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? पहले तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके ही कॉन्फ्लिक्ट है, पानी का आना जाना, ठीक है। फिर उसके बाद है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश के इंडिया में, तो बांग्लादेश मना करा है कि हमारे कोई इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हैं, जबकि हमें भी ये बात पता है कि यहाँ पे हैं। फिर बांग्लादेश सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। फिर बांग्लादेशी गवर्नमेंट हैव फेल्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट एनकरेज रेबेलियन इन द चिटागोंग हिल ट्रैक्ट and Indian government trying to extract its natural gas and being unfair in trade, Bangladesh decision not to export natural gas to India। तो उन्होंने ऐसे कुछ उनको लगता है कि उन्होंने रेबेलियन ग्रुप भेज रखा है और ये हमारी गैस लेना चाहते हैं, इसलिए जो गैस का ट्रेड है उन्होंने बंद कर दिया। और अभी का आप देख लो, अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ के लोग भाग के यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मारा जा रहा है लोगों को। तो आप अभी का भी लिख सकते हो ताकि जो चेकर है उसको लगे कि हाँ बच्चे को अभी का भी पता है, यानी कि बच्चा अवेयर है इस बात को लेके, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेन द रीजन फॉर सेंडिंग पीस कीपिंग फोर्स बाय इंडिया टू श्रीलंका बाय द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्ट। तो हुआ क्या था कि हमें ये पता है कि श्रीलंका में लड़ाई हो रही थी, किसके बीच में? तमिलियन के बीच में, ठीक है। अब वहाँ पे जो तमिलियन ग्रुप थे, अब इंडिया के वहाँ पे लोग मार रहे थे उनको, तो जो इंडिया में तमिलियन ग्रुप थे उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चालू किया कि लाइक आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ एक्ट क्यों नहीं उठा रहे हो उस पर। तो इंडिया ने इसलिए वहाँ पे क्या भेजी थी? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। बट वहाँ पे वो जाने के बाद जो गवर्नमेंट थी 1987 में, जो
गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उन्होंने अपोज कर दिया कि भाई आप हमारे इंटरनल उसमें धकल दे रहे हो, ठीक है, इंटरनल मामला है हमारा, आप यहाँ से अपनी ये फोर्स हटाओ और लेके जाओ इसको। इसी वजह से वहाँ से वो IPKF की फोर्स इंडिया गवर्नमेंट को हटानी पड़ी, ठीक है। फिर आता है एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क फॉर इंडिया। हमें इंपॉर्टेंस बताना है सार्क का इंडिया के लिए। इंडिया इज अ सेंट्रल लोकेटेड एंड शेयर बॉर्डर विद मोस्ट ऑफ द सार्क कंट्रीज। हाँ, ये तो हमें पता है। कंट्रीज आर कैन हेल्प इन क्रिएशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड एंड पीस विद इन दिस रीजन। If all the countries in this region allow free trade across the border, then there are real economic benefits for all. अगर इन कंट्री के बीच में किसी भी तरह का ट्रेड हुआ, उनके बीच में रिलेशन अच्छे हुए, तो ये सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को नहीं बल्कि बाकी सबकी जो भी मेंबर है सार्क के, उन कंट्रीज़ के भी इकोनॉमी को बेनिफिट देगा, ठीक है। फिर आता है एनालाइज द रोल ऑफ चाइना एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। अब चाइना और अमेरिका का क्या रोल है साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में? चाइना एंड USA आर द की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिकल डिमांड फॉर डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हैव ब्रॉट द चाइना एंड इंडिया क्लोजर। पहला, द US हैड गुड रिलेशन विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद जो US है उसके जो रिलेशन है पाकिस्तान और इंडिया के साथ अच्छे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी इन बोथ कंट्रीज हैव इंक्रीज द अमेरिकन पार्टिसिपेशन इन दिस रीजन। अब दोनों कंट्रीज की वजह से क्या हुआ है कि इस रीजन में, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में अमेरिका के जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया है। The large South Asian diasporas in the US and the huge size of population and market of the region give us an added stake in future of regional security and peace। अब हमारी बढ़ती हुई तादाद है, ठीक है, और US आप देख रहे हो US भी पावर बढ़ रही है, तो वो हमारी हेल्प करेगा हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में और पीस को मेंटेन करने में। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? एक ऐसी पावर होती है जो किसी भी डिसीजन को रोक सकती है सिर्फ एक वोट से। हमें पता है वहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, अगर किसी ने भी एक चीज़ के लिए मना कर दिया तो वो चीज़ नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, ठीक है। राइट डाउन एनी 2 फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 फंक्शन बताने हैं, तो सबसे पहले तो यही होगा कि ट्रेड के रूल्स बनाना वर्ल्ड के अंदर। फिर दूसरा है फायोडेर अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट्स अमंग मेंबर कंट्रीज एंड रिजॉल्व देयर ट्रेड डिस्प्यूट। एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे ट्रेड के बीच में कोई एग्रीमेंट है उसके बीच में वो बात कर सके या फिर किसी भी डिस्प्यूट को ख़त्म कर सके। फिर रिकॉग्नाइज एनी 2 इंटरनेशनल इशू दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय एनी वन कंट्री इटसेल्फ। यानी कि ऐसे इंटरनेशनल इशू जो सिर्फ एक कंट्री ख़त्म नहीं कर सकती। तो पहले तो ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरा है टेररिज्म। टेररिज्म भी एक ऐसा इशू है जो एक कंट्री ख़त्म नहीं कर सकती। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल डिपेंडेंसी? म्यूचुअल डिपेंडेंसी से आप क्या समझते हैं? म्यूचुअल डिपेंडेंसी इज द नीड ऑफ कोलैबोरेटिव पार्टनर फॉर ईच अदर, रिड्यूस रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट अनसर्टेनिटीज बाय यूजिंग कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजीज, ठीक है। ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी क्या होती है कि एक कोलैबोरेटिव पार्टनर होते हैं जिसमें वो दोनों जो होते हैं बातचीत करके किसी भी रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, किसी भी चीज़ पे कोलैबोरेशन करते हैं और एक कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज बनाते हैं। यानी कि अगर मैं और मेरी दोस्त लड़ाई कर रहे हैं बट हम दोनों ने फिर बात करके सुलझा ली, ये वो, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे कि कोई आएगा और हमारी बात समझाएगा, हमें हमारी बात सुलझाएगा, हमारी दोस्ती कराएगा, ठीक है। तो वो क्या थी? म्यूचुअल डिपेंडेंसी, कि हम लड़े, हमने खुद ही बात करी और खुद ही समझ गए, हम किसी तीसरे पर डिपेंड नहीं थे कि वो आएगा और हमें समझाएगा, ठीक है। फिर आता है डिस्क्राइब एनी 2 एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी 2 एडवांटेज बताने हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प ऑन द इशू लाइक वॉर एंड पीस। वॉर और पीस में मदद करती है। कैसे? अगर किसी 2 कंट्री के बीच में वॉर हो रही है, तो जैसे हमारे में होता है ना कि 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो बड़े आके समझाते हैं, तो सेम ऐसे ही इंटरनेशनल इशूज़ में होता है कि 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है तो बाकी कंट्रीज समझा देती हैं, ठीक है। फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करती हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं ये। What steps should be taken to make the UN more relevant in the changing times? ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जो UN को मोर रेलिवेंट बनाते हैं आज के टाइम में? तो पहला है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल। अब 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं तो लोगों का कहना है कि इसको इंक्रीज करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। टू अबॉलिश वीटो पावर हटा देनी चाहिए, ठीक है। टू लेसन द डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, उनको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको डोमिनेंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। टू बी मोर डेमोक्रेटिक, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए और इनको भी डेमोक्रेटिक बनना चाहिए। फिर उसके बाद यूएनओ हैज़ बिकम अनसक्सेसफुल टू फेस द हेजेमनी ऑफ USA। सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल एग्रीमेंट। जो UN है वो
अनसक्सेसफुल रहा हेजेमनी, यूएस की हेजेमनी करने में, हमें इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है. यूएनओ हैज़ बिकम अनसक्सेसफुल टू फेस द हेजेमनी ऑफ यूएसए और द फॉलोइंग रीजंस आर. यूएसए गिव्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द बजट ऑफ यूएनए. जो यूएसए है वो बजट में, यानी कि यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा देता है. हेडक्वार्टर जो है यूएनओ का वो भी उसके अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए के अंदर ही आता है वो, ठीक है. फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन यूएनआर ऑफ यूएसए, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कहाँ के हैं, यूएसए के हैं. यूएसए कैन एक्सरसाइज वीटो पावर ऑन एनी प्रपोजल विच इज़ कंट्रेटरी इट्स नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, अब अगर वीटो पावर में उन्होंने कुछ बोल दिया या फिर वीटो पावर से इनका कुछ काम कैंसिल करा दिया तो इनका ही लॉस होगा, इसलिए वो हेजेमनी करने देता है यूएस को. फिर राइट 4 फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. में सिक्योरिटी काउंसिल के 4 फंक्शन बताने. तो पहला है इंटरनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना. फिर आता है किसी भी चीज़ पे मिलिट्री एक्शन लेना अगर रिक्वायर्ड है तो. फिर वहाँ के जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनके जज को इलेक्ट करना. और इट कैन अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन ऑल्सो टू स्टॉप एन एग्रेशन. किसी भी कंट्री का अगर एग्रेशन बढ़ रहा है तो उसकी इकोनॉमी को रोक सकता है. ठीक है. फिर गिव सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. अब हमें बताना है कि जो इंडिया है उसके कैंडिडेचर के लिए क्या क्या, परमानेंट मेंबर के लिए क्या क्या नीडेड है या फिर उसके पास क्या है, हमें उस पर बताना है. इंडिया क्लेम्स टू बी परमानेंट मेंबर इन यूएनएसजी कैन बी एक्सप्लेन फॉर द फॉलोइंग वेज. पहला, फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ, ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ भी है. ठीक है. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी डेमोक्रेसी सबसे लार्जेस्ट है. ठीक है. फिर इकोनॉमिक भी बढ़ती जा रही है, इसकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इसकी, और सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज है. ठीक है. फिर उसके बाद कंट्रीब्यूट रेगुलरली इन द बजट एंड पीस कीपिंग मिशंस. यूएनओ के बजट में भी ये पैसा देता है. अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड इंडियन ओशन रीजन. और एक ऐसी कंट्रीज है जिसका किसी के संग भी अभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ और इंडियन ओशन रीजन में भी आती है. ठीक है. फिर आता है हमारा डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ यूएनओ. हमें यूएनओ के मेन फीचर्स बताने हैं. पहला, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखता है. टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग कंट्रीज. जितने भी कंट्रीज उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखता है. टू रिजॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स लाइक वॉर, टेररिज्म एक्सेट्रा. ठीक है. कॉपरेशन के द्वारा किसी भी चीज़ को रोक लेता है. अगर वॉर होने वाली है, कुछ भी होने वाला है तो बातचीत करके समझा देता है. रिस्पेक्टफुली एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी और इंटरनेशनल लॉज को ज़्यादा ही इन्फोर्स करता है. टू रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. हर किसी कंट्री की टेरिटरी बाउंड्री और उसके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करता है. ठीक है. फिर आता है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द यूएनओ. यूएनओ के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन बताना है. ठीक है. इंडिया हैज़ मर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी. इंडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में. इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड 8 टाइम्स इन नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी. जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वो 8 बार इलेक्ट हो चुकी है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर. इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट ड्यूरिंग हिज यूएनजीए प्रेसिडेंसी विच इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन IT स्टेटमेंट अबाउट इंडिया बीइंग द सोर्स ऑफ राइट नॉट ओनली फॉर साउथ एशिया बट फॉर ऑल पीस लविंग डेमोक्रेसी. यूएनजीए में उसकी प्रेसिडेंसी का होना और हर कंट्री को उसका पसंद आना. ठीक है. ड्यूरिंग इट्स ऑनगोइंग टेन्योर इन यूएनएससी इंडिया हैज़ रिन्यू द फोकस ऑफ द मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ पीस कीपिंग एंड सो ऑन. उसके बहुत वेरियस आइडियाज़ देना और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को बढ़ाना. फिर वाई देयर इज़ अ नीड दैट फॉर रिफॉर्म इन द सिक्योरिटी काउंसिल इन द प्रेजेंट डे. क्यों नीड है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की? रीजंस देखो. पहला है द सिक्योरिटी काउंसिल नो पॉलिटिकल रियलिटी इज लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी. जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो पॉलिटिकल रियलिटी है ना, आज की पॉलिटिकल रियलिटी से अलग है. यानी कि जो आजकल पॉलिटिकल चीज़ चल रही है ना वो वहाँ पे कोई महत्व ही नहीं देती. इसलिए उसको चेंज करना चाहिए. क्योंकि अब जैसे हमारा लॉ था इंडिया का, इंडिया के लॉ में कभी साइबर क्राइम जैसा लॉ था नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ डेवलप नहीं हुई थी. बट अभी है क्योंकि अब वो डेवलप हो चुकी है. तो इसलिए जैसे यूएनओ बना था तो उस टाइम उसकी पॉलिटिकल जो चीज़ें थी वो अलग थी और आज के टाइम की अलग है. तो उसको रिफॉर्म करने के लिए करना चाहिए रिफॉर्म. ठीक है. फिर इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट्स ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर डोमिनेट बाय अ फ्यू पावरफुल कंट्रीज. अब उसके जो डिसीजन है वो कुछ पावरफुल कंट्रीज के अंडर आ जाते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह. ठीक है. वो ज़्यादा दे रहे हैं तो इसलिए ये बात भी ज़्यादा मानता है उनकी. बट इसको
डेवलपमेंट तो सारी कंट्रीज़ की करनी है ना, तो इसलिए भी। फिर इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, वो किसी भी कंट्री का इक्वली रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, क्योंकि हेजेमनी किसकी है, अमेरिका की और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जो ज़्यादा पैसा देते हैं, बट जबकि मेंबर तो इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ है ना, ठीक है। फिर आता है टू व्हाट एक्सटेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल एंड डेमोक्रेटिक इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है डेमोक्रेटिक की, यानी कि डेमोक्रेसी की इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। तो पहला क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हर वर्ल्ड का इक्वल रिप्रेजेंटेशन करती है डेमोक्रेसी। फिर सेवरल एजेंसी आर वर्किंग फॉर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, बट वो सिर्फ उसी कंट्री के लिए थोड़ी कर रही है, वो सारी कंट्रीज के लिए कर रही है, ठीक है। फिर यूएन हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएनओ ने भी बोला है कि डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में ही होनी चाहिए। Some agency are working with you and know for the safeguards of human, कुछ एजेंसी है वो अपने लिए भी काम कर रही है, उस कंट्री के लिए भी काम कर रही है, और बाकी सारी कंट्री से भी काम कर रही है, किसके लिए, सेफ गार्ड ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन को बचाने के लिए। मोर फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। मोर फोकस टू सेव द अर्थ एंड एनवायरनमेंट, और अर्थ और एनवायरनमेंट को भी सेव करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, डिसआर्मामेंट सिंपली मीन्स नॉट मेकिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, रिड्यूसिंग दैम एंड कंट्रोलिंग दैम, ऐसे कोई वेपन ना बनाना जो किसी दूसरे को क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, बल्कि उसको कम कर देना और उस पर कंट्रोल लगाना, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एन इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजी। अब इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट वो होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर सेटल होने जाते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। इमिग्रेंट कौन होते हैं, जो लोग अपनी कंट्री को छोड़ के जाते हैं दूसरी कंट्री में रहने अपनी मर्जी से। और रिफ्यूजी कौन होते हैं, जिनको कंट्री से निकाला जाता है किसी भी चीज़ पे, ठीक है। अब ये भी हो सकता है नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकती है, या फिर पॉलिटिकल परसेक्शन भी हो सकती है, यानी कि किसी भी वजह से निकाल दिया, देशद्रोही बोल के निकाल दिया, किसी भी वजह से निकाल दिया वो। तो रिफ्यूजी कौन होते हैं, जो निकाल दिए जाते हैं किसी भी वजह से। और इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, जो अपनी मर्जी से रहने जाते हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डेटरेंस। डेटरेंस क्या होता है, व्हेन अ कंट्री ट्राई टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर अंडर सिक्योरिटी पॉलिसी, इट इज़ कॉल्ड डेटरेंस, ठीक है। ऐसी कंट्री जो किसी भी पॉसिबिलिटी की वजह से वॉर होने वाली होती है उसको रोकती है उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंडर, उसको क्या बोलते हैं, डेटरेंस बोलते हैं। डिस्क्राइब द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज, हमें इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज बतानी। तो पहला है स्ट्रेंथिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी, यानी कि अपनी मिलिट्री को अच्छा बनाना। फिर स्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना। डीलिंग विद इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से डील करना, ठीक है। फिर आता है टू एस्केलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाना, ठीक है। हाउ डू पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड, सजेस्टिंग टू मेजर टू रिड्यूस द ग्लोबल इकोनॉमिक गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच। तो पहले क्या पूछा गया, पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो पहले उसका आंसर देख लेते हैं हम। इकोनॉमी डिसएपरेटिव एट द ग्लोबल लेवल कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करके ही रोकी जा सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी एक्सलरेट ओनली बाय इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम करके बढ़ाई जा सकती है। फिर उसमें क्या पूछा गया था कि हमें सजेस्ट करना है कि ये इनइक्वालिटी कैसे लाते हैं, पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम। हायर पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हेल्प रिच कंट्रीज और सोसाइटी ग्रुप टू बिकम रिचर्ड, वाइल लोअर कैपिटा इनकम एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ टुगेदर मेक पुअर कंट्रीज और सोशल कंट्रीज ग्रुप। अब देखो, अगर हमारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो है 2 लाख मान लो, ठीक है। और जो हमारी इनकम है, टोटल इनकम जो हो रही है हर लोगों से, वो होगी 40-50 करोड़, ठीक है, ऐसे मान लो। तो हर इंसान पे जो इनकम होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यही हमारी जो इनकम है वो हो रही है 40-50 करोड़, पर जो हमारी जो जनता है वो है हमारी 10 लाख, तो कैसे चलेगा, नहीं चल सकता ना। तो सेम वही होता है, ठीक है। अब आता है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन ट्रेडिशनल नेशन ऑफ सिक्योरिटी, एक्सप्लेन टू डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। नॉन ट्रेडिशनल नेशन ऑफ सिक्योरिटी आर नॉट ओनली रेलिवेंट टू मिलिट्री थ्रेट्स एंड द कॉन्सेप्ट इंक्लूड थ्रेट्स एंड थ्रेट affecting human existence as well as threats staining global security like terrorism, human rights, refugee problem, global poverty, global warming etc. अब ऐसे
थ्रेट्स जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डराएं, चाहे वो टेररिज्म हो, ह्यूमन राइट का रिफ्यूज़ करना हो, या फिर ग्लोबल वार्मिंग या पॉवर्टी हो, ये सब क्या कहलाता है? नॉन ट्रेडिशनल नेशन ऑफ सिक्योरिटी कहलाता है. The narrow concept of security of humanity is in this concept is to protect human being from violent threats. Example, bloodshed to protect individual and communities for internal bloodshed. अब ये क्या आता है? broad concept. Broad concept of security of humanity. In this concept, the entire humanity has to be protected from threats, and such threats include famine, epidemic, natural disaster, climate change, etc. अब नैरो कॉन्सेप्ट क्या होता है सिक्योरिटी का? जैसे अब मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, अब उसको उसका ब्लड बह रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम उसी को बचाएंगे ना सिर्फ, ठीक है, और सोसाइटी को नहीं बचाएंगे, तो वो हो गया नैरो कॉन्सेप्ट. बट जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है कि पूरे ही समाज को बचाना. आप किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से बाढ़ आ गई है, ठीक है, भूकंप आ गया है, पहाड़ गिर गया है, किसी भी वजह से उस सोसाइटी के लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, उस सोसाइटी के लोग जितने फंसे हुए हैं, उस सोसाइटी के लोग जितनों को हेल्प चाहिए, उन सबको बचाना क्या कहलाता है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट कहलाता है सिक्योरिटी का. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग टेररिज्म एट इंटरनेशनल लेवल? क्या है? पहले तो मॉडर्न वेपन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो टेररिज्म भी बढ़ता जा रहा है. टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम किसी का भी कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ हैक कर सकते हैं और टेररिज्म को बढ़ा सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनका बढ़ता जाना. इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय वेरियस कंट्रीज, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज उनको टेररिज्म को इनडायरेक्ट सपोर्ट करना, ठीक है. फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ दिस आइडिया बी इम्प्लीमेंटेड. अब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब इसको यहाँ पे लिख रखा है मैंने बट मैं हिंदी में समझा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. अब होता क्या है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं, हमने देखा था, पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, जो कॉमन है, बट सबके अंदर हमारी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. कैसे? अब जो हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो बोलती है कि भाई ये रिसोर्सेज तो ख़त्म होने वाले हैं, आप इसको यूज़ मत करो, ठीक है. बट यहीं पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो बोलते हैं कि भाई तुमने तो यूज़ करके डेवलप हो गए, बट हमें यूज़ करके डेवलप होना है, तो आप मना कर रहे हो. अब तो अब क्या होता है कि इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ पावर्स देती हैं या फिर अपने कुछ आइडियाज़ देती हैं, ताकि वो रिसोर्सेज को ना यूज़ करें बल्कि उसके अल्टरनेटिव्स लाएं और उनको यूज़ करें. बट यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, डेवलप्ड हैं, और उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करें, इसलिए उन रिसोर्सेज को बचाने के लिए वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, ना कि डेवलपिंग कंट्री. अब इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. अब देखो, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है, अब भाई ने तो खा लिया, बहन ने भी खा लिया, अब तुम्हारी बारी है खाने की. बट वहीं पे तुम्हारे बहन भाई बोल दे कि ये छोड़ दे क्योंकि इन्होंने नहीं खाया, रिश्तेदार आ रहे हैं, सेक्टर से कुछ भी बोलें, ठीक है. बट तुम्हें तो ये लगेगा कि भाई तुम दोनों ने तो पेट भर के खा लिया, अब मेरी खाने की बारी आई तो तुम बोल रहे हो छोड़ दो, ठीक है. तो तुम उनसे डील करोगे, या तो भाई तू मुझे पैसा दे ताकि मैं भी कुछ खा के आऊँ, या फिर ऐसा है मैं ये खाऊंगा तो उनके लिए कुछ और लेके आई हो. तो सेम यहीं पे ये सिस्टम है कि भाई उन्होंने तो यूज़ कर लिया, अब हमारी यूज़ करने की बारी है तो वो मना कर रहे हैं कि भाई तुम यूज़ मत करो. तो इसको या तो हमें कोई अल्टरनेटिव सिस्टम दो, या फिर हमें ज़्यादा पैसे दो ताकि हम ये रिसोर्सेज बचा सकें. तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप्ड कंट्री कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा देती है ताकि वो ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचा सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें उसके अंदर. और यहीं पे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी देती हैं ताकि जो डेवलप्ड उनको करना है वो कर सकें, ठीक है. तो ये होती है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा इसका? इंटरनेशनल लॉ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन शुड बी कम्पेटिबल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ पे एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके लॉज बनाने चाहिए. जॉइंट फंड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, उनको फंड रेज करना चाहिए. एफर्ट्स एट इंडिविजुअल, रीजनल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, उनके रीजनल, स्टेट में, नेशनल, इंटरनेशनल पे उसका एफर्ट्स दिखना चाहिए. रिसर्च वर्क ऑन कॉमन वेल्थ एंड रिसोर्सेज, और इस पर रिसर्च वर्क भी होना चाहिए, ठीक है. अब आता है व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, हाईलाइट एनी टू कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, लेबर, आइडियाज, मतलब आइडियाज़ का फ्लो होना ही हमें क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन को कहलाता है. अब इंटीग्रेटेड इकोनॉमी विद इकोनॉमिक्स ऑफ अदर कंट्री, हमारी जो इकोनॉमी है वो अदर कंट्री से इंटीग्रेटेड होना, वो भी ग्लोबलाइजेशन ही कहलाता है. कैसे? अब मैं यहाँ से ट्रेड करूँगी, अगर मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया है और मेरे को उसको ट्रेड करना है अमेरिका में, तो यहाँ से मैं अमेरिका भेजूंगी, तो जो टैक्स वगैरह मैं पे करूँगी वो उनकी कैपिटल हो गई. अब मैंने अमेरिका में किसी को बेचा तो उसने मेरे को पैसा दिया होगा उस
चीज़ को खरीदने के लिए, तो वो जो पैसा हो गया वो मेरा हो गया, तो हमारी इकोनॉमी जो हो रही है वो भी ट्रेड मतलब इंटीग्रेटेड हो रही है, इसलिए भी। फिर कॉजेज़ क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आती है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ग्लोबल म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस आता है कि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज एंड एपिडेमिक्स को रोक सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होना। एनालाइज द चेंजिंग रोल ऑफ द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में बताना है कि जो स्टेट का जो रोल है वो कैसे चेंज हो गया है। देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट की जो कैपेबिलिटीज़ है ना उसमें डिक्लाइन आ गया, वो गिरती जा रही है। चैट हैव बिकम मोर पावरफुल देन बिफोर, ठीक है। फिर देयर हैज़ बीन नो चेंज इन द रोल ऑफ द स्टेट, वहाँ पे किसी भी स्टेट के रोल में कोई भी चेंज नहीं आया है। स्टेट आर रिड्यूसिंग देयर वेलफेयर वर्क, जो वेलफेयर वर्क वो करा करते थे लोगों के लिए वो कम कर रहे हैं। एमएनसी जो है उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है स्टेट के अफेयर में, ठीक है। द रोल ऑफ म्यूचुअल इंटरनेशनल कंपनीज हैज़ इंक्रीज टू इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल ऑफ स्टेट। अब कोई भी इंटरनेशनल कंपनीज आएगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी मान लो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला था कि मेरी चलेगी, मतलब जैसे मैं चाहूँगा वैसे ट्रेड करूँगा, तो सेम एमएनसीज करती हैं, फिर इंटरनेशनल कंपनीज करती है। अगर वो दिल्ली में आगे सेटल हो गई और वो पैसा भी ज़्यादा दे रही है कंट्रीज़ को, तो वो भी तो चाहेंगे ना कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करा जाए, ठीक है। तो वो क्या करती है कि उनकी पावर को कंट्रोल कर लेती हैं। फिर इवेल्युएट द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमें ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल इफेक्ट बताना है। पहला है अपोजिशन टू द patenting of NEEM by American and European formed arose from political parties in the voice of the leftist stand against economic globalization। तो जो पेटेंट था नीम के ऊपर वो मना कर देना, ठीक है। और जो लेफ्टिस्ट होते हैं ना अगेंस्ट थे वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि उन्हें लगता था कि लाइक इससे क्या होगा कि जो हमारे ग्लोबल जो इकोनॉमी है ग्लोबलाइजेशन की वो कम हो जाएगी या फिर मिट जाएगी, ठीक है। और जो राइट विंग था उनका क्या कहना था कि इससे हमारे कल्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, है ना, हमारा कल्चर ख़राब हो जाएगा। कुछ टीवी चैनल्स, टीवी शो जैसे वैलेंटाइन जैसे डे हो गए, ये हमारी जो जनता है उसको बर्बाद कर दी, और सच में इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आप अभी देख सकते हो कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो यही है हमारे फर्स्ट बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, सो डू लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड हाँ, हम सेकंड बुक का भी जल्द ही करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।